हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। आज से हम लोग कैट 2023 के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें ए टू जेड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हम लोग पढ़ने वाले हैं। राइट, वन बाय वन लेक्चर्स यहाँ पर अपलोड होते रहेंगे। एवरी फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे 6 PM हम लोग मिलेंगे, तो वहाँ पर एक एक टॉपिक हम लोग ऐसे फिनिश करेंगे। ओके, आज है हमारा लेक्चर 1 और आज स्टार्ट करेंगे हम लोग परसेंटेज। ठीक है, ये सभी की टॉपिक्स है परसेंटेज में जिनको हम लोग वन बाय वन कवर करने जा रहे हैं नेक्स्ट 1 आवर में। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए, आपके सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर हो जाएंगे अलोंग विथ सम गुड क्वेश्चंस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज इंट्रोडक्शन टू परसेंटेजेस। क्या क्या चीज़ें हमने ध्यान रखनी होती है परसेंटेज को समझने के लिए। राइट, सो परसेंटेज क्या होता है? जैसे मैं लिखता हूँ 10%। 10% का मतलब क्या होता है? 10 पर 100% और पर 100। राइट, इन जनरल अगर मैं x% लिखता हूं तो x% का मतलब होता है x पर सेंट। सेंट मीन्स 100। ये बेसिक सी बात है। राइट, अब इसमें कुछ कुछ चीजें हम लोग ध्यान रखते हैं। बेस की वैल्यू क्या होती है? जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ a इज व्हाट परसेंट, a इज व्हाट परसेंट ऑफ b, तो ये जो ऑफ लिखा हुआ है ना, ऑफ बी, इसका मतलब है हम बी को एज अ बेस ट्रीट कर रहे हैं। हम ए की वैल्यू बताएंगे विथ रिस्पेक्ट टू बेस बी। राइट, इसका ये मतलब होता है। सो इसका जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनता है? ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब ए अपॉन बी, और परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100। राइट, सो a is what percent of b, a upon b into 100। अगर यहीं पर आपसे मॉडिफाई करके पूछा जाए a is what percent more than b, अगर आपसे पूछा जाता है a is what percent more than b, तो इसको आप क्या बताते हैं? a b से कितना परसेंट ज्यादा है। तो पहले बताओ a b से कितना ज्यादा है। a माइनस b से पता चल जाएगा हमें कि a b से कितना ज्यादा है। अब b बेस है, मोर देन b मतलब b के साथ में हम कंपेयर कर रहे हैं a को, तो डिवाइड करेंगे b के साथ। हमेशा b जो बेस है b, उसको डिनोमिनेटर में रखना है एंड मल्टीप्लाई बाई 100 फॉर दी परसेंटेज कैलकुलेशन। इसी को मॉडिफाई करेंगे, a इज व्हाट परसेंट लेस देन b। अगर पूछा जाता है a इज व्हाट परसेंट लेस देन b, राइट, लेस देन बी, तो उसका मतलब क्या होगा? ए बी से कितना परसेंट कम है ये हमें बताना है। तो बी माइनस ए से हमें इनका डिफरेंस मिल जाएगा, ए बी से कितना कम है, और डिवाइड बाय बेस बी मल्टीप्लाई बाय 100। तो जिसके साथ भी कंपेयर कर रहे हो उसको हमेशा बेस, उसको हमेशा डिनोमिनेटर में रखना है। ओके, ये छोटी छोटी बातें आपको समझ आई। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है परसेंटेज टू फ्रैक्शन। राइट, परसेंटेज से ज़्यादा यूसेज हम उसके करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शंस का करते हैं। तो किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, अब मैंने आपको बताया कि x% का मीनिंग क्या होता है। x% का मीनिंग होता है x डिवाइड बाई 100, और x डिवाइड बाई 100 को आप सिंप्लीफाई करते रहते हैं तो आपके पास में उसका एक सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन आ जाता है। जैसे अगर मैं आपको 40% के लिए बताऊं तो 40% को क्या लिखते हो आप? 40% को आप लिखते हो 40 डिवाइड बाई 100, और 40 डिवाइड बाई 100 को आप सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 40 और 100 दोनों 20 से डिवाइड हो जाएंगे, ये 2/5 बचेगा। तो दिस 2/5 इज फ्रैक्शन करस्पॉन्डिंग टू 40%। तो किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है मतलब उसको डिवाइड बाई 100 कर दो एंड फर्दर उसको सिंप्लीफाई कर दो। राइट, अब हर एक परसेंटेज को ऐसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने बैठ जाएंगे तो इट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड परसेंटेज टू फ्रैक्शंस हैं जिनको हम लोग याद रखते हैं। तो उसी के लिए एक टेबल है नेक्स्ट स्लाइड पर, इसको आप देख सकते हैं। राइट, ये सारी परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यूज आप याद रखेंगे तो आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा एग्जाम टाइम में क्वेश्चंस को अप्रोच करना। राइट, तो इसमें जैसे 1% है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, सिंपल डिवाइड बाय 100 करो। तो 1% है तो उसको लिखा है 1/100। 2% है तो 2/100 विल बिकम 1/50। 4%, 4/100 विल बिकम 1/25। 75%, 75/100 विल बिकम 3/4। 175%, 175 डिवाइड बाय 100 विल बिकम 7/4। इस टाइप से सारे फ्रैक्शंस यहाँ पर अवेलेबल है परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ये सब आप आराम से याद रख सकते हैं। क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं उसको। राइट,
ठीक है। सो जैसे परसेंटेज टू फ्रैक्शन हमारे पास, उसी वे में फ्रैक्शन टू परसेंटेज का भी टेबल है, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। इससे भी कहानी और हमारी सॉर्ट हो जाएगी। तो फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है डिवाइड बाय 100। लेकिन अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, जैसे मुझे 3/4 के फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा। 3/4 इंटू 100, ये कितना आ जाएगा, 4 से 100 को डिवाइड करो 25, और 25 3 जा 75% ये बन जाएगा। तो अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में लेकर जाना है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। 1 एक फ्रैक्शन है, तो 1 को मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे 100%। 1/2 को मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो 50%। 1/3 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो 33.33%। 1/9 को करोगे तो 11.11%। 1/11 को करोगे तो 9.09%। 1/16 को करोगे तो 6.25%। तो ऐसा करके 1 से लेकर 1/20 तक के फ्रैक्शंस आप ये याद रखेंगे, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन्स। ओके, इसके बाद एक टूल और है जो हमारी कैलकुलेशंस को इजी करता है, एंड द टूल इज A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A। ये टूल क्या कहना चाह रहा है कि अगर आपको 68% ऑफ 25 कैलकुलेट करना है, तो आप 68% ऑफ 25 कैलकुलेट मत करो, आप इसकी जगह क्या कैलकुलेट करो, ये 68 और 25 को रिप्लेस कर दो। आप इसकी जगह 25% ऑफ 68 कैलकुलेट कर लो, रिजल्ट एक ही है। तो 25% का फ्रैक्शन हमें याद रखना है, और वो होता है 1/4। तो अगर 25% 1/4 है, 1/4 ऑफ 68 का 1/4, ये हमारा 17 यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा। तो A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A। ये कहानी है कि अगर हमें यहाँ पर जैसे 68 और 25 इनको कैलकुलेट करना है, तो 25% का फ्रैक्शन हमें आता है, 68% का फ्रैक्शन हमें नहीं आता, तो इन नंबर्स को हम स्वैप कर लेते हैं। A% ऑफ B इज एज गुड एज B% ऑफ A। ठीक है, ये टू। अब आगे चलते हैं हम लोग, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। तो जैसे 111.11% ऑफ 981 मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब 111.11% का फ्रैक्शन, 981 का फ्रैक्शन, इसमें मुझे थोड़ा सा समझना है। तो पहले ये जो नंबर है 111.11%, उसको ब्रेक कर लेंगे दो पार्ट्स में। एक पार्ट है 100% और एक पार्ट है 11.11%, राइट, 0.11%। 100% कितना होता है, 100% होता है 1 इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, और 11.11% कितना होता है, तो होता है 1/9। तो 1 + 1/9 मतलब ये आ गया मेरे पास 10/9, और 10/9 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 981 से। तो बात यहाँ से बन जाएगी, अगर मैं 10/9 इंटू 981 करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 1090। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग उसको बाइफरकेट कर लिए हैं 111.11%, राइट। ओके, दिस इज फर्स्ट पार्ट। अब आ जाता है सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड पार्ट क्या कहना चाह रहे हैं, 13.6% ऑफ 750। 13.6% का फ्रैक्शन नहीं आता है। 750 थोड़ा स्ट्राइक कर रहा है 75, राइट। तो 750 को 75 पहले बना लेते हैं। तो एक काम करते हैं, 13.6 है, इसका डेसिमल हटा दो, और ये 750 का 0 हटा दो, क्योंकि जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो डेसिमल रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आप इसी को ऐसे लिख लो, 136% ऑफ 75, ये भी सेम ही हुआ, 136% ऑफ 75। और ये A% ऑफ B, इसको स्वैप कर लो B% ऑफ A में, तो यही किसके बराबर है, 75% ऑफ 136। 75% ऑफ 136, 75% कितना होता है, 3/4 इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। सो 3/4 ऑफ 136 कैलकुलेट किया, ये कितना आ जाएगा, 4 से इसको डिवाइड कर 34, 3 सा 102 हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। आसान है ऐसे करना, ठीक है। अब आ जाता है पार्ट नंबर 3 पर। ये 39.5% ऑफ 132, राइट, ओके। 39.5% ऑफ 132, तो इसको आप चेंज कर लो, 39.5% इज 37.5% प्लस 2,
क्योंकि हम लोग 37.5% का फ्रैक्शन जानते हैं, राइट। इसको हम 40% में भी कन्वर्ट कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सो 37.5% इसका फ्रैक्शन होता है 3/8 और 2%, राइट। इसको अलग लिख लो। देखो 1%, 2% ये सभी नंबर्स कैलकुलेट करना बहुत ईजी है, राइट। अब 3/8 ऑफ 132 कैलकुलेट करेंगे, 3/8 ऑफ 132 और प्लस 2% ऑफ 132, राइट। 2% ऑफ 132 दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करेंगे और ऐड कर लेंगे, फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 3/8 ऑफ 132। अगर मैं 8 से 132 को डिवाइड करूं तो कितना नंबर बनेगा, 3 इंटू 8 1 जा 8 5 2 8 6 जा तो बनेगा 16.5 और 16.5 3 जा कितना आ जाएगा 49.5, 49.5 यहाँ से आ गया और इसको निकाल लो कितना आएगा। सो 2% ऑफ 132, 1% इज डिवाइड बाई 100, 132 को 100 से डिवाइड किया 1.32, तो ये उसका ट्वाइस 1.32 का ट्वाइस मतलब 2 इंटू 1.32 बेसिकली हम लोग ये कहना चाह रहे हैं। अगर ये 2 इंटू 1.32 है तो कितना होगा 2.64, राइट। सो 49 एंड 2 51, सो ये आ जाएगा 52.1 फॉर आवर फाइनल आंसर। आई होप क्लियर हो गया है। तो ऐसे करके हम लोग जो भी टूल्स हैं a% ऑफ b इक्वल टू b% ऑफ a, परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज, इन टूल्स का यूज करके हम लोग आंसर बता सकते हैं। ओके, तो ये बेसिक कैलकुलेशन टाइप के क्वेश्चंस थे। नाउ नेक्स्ट चलते हैं परसेंटेज चेंज पर। परसेंटेज चेंज क्या होता है, जैसे कई बार किसी नंबर को आपने 10% से इंक्रीज किया या 5% से डिक्रीज किया तो वहां पर फाइनल नंबर क्या होता है, या अगर आपको फाइनल नंबर गिवन है तो इनिशियल नंबर कितना था, इस टाइप की चीजें, इस टाइप के कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर सीखने जा रहे हैं। तो परसेंटेज चेंज दो टाइप का हो सकता है, या तो परसेंटेज से आप इंक्रीज कर सकते हो या फिर परसेंटेज से आप डिक्रीज कर सकते हो, राइट। सो परसेंटेज चेंज ऑलवेज अप्लाइड ऑन, always applied on initial value, percentage change always applied on initial value, आप हमेशा इसको इनिशियल वैल्यू पर अप्लाई करते हैं, राइट। ठीक है, इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूं एक बार। दो टाइप का हमारे पास परसेंटेज चेंज होता है, एक होता है इंक्रीज और एक होता है डिक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज, राइट, एंड परसेंटेज डिक्रीज। ठीक है, जैसे मेरे पास में एक नंबर है लेट से 80, अब 80 को मैं परसेंटेज से इंक्रीज करता हूँ। 80 मेरे पास एक नंबर है और मैं इसको 10% से इंक्रीज करता हूँ, अपवर्ड एरो से मैं बता रहा हूँ कि मैं इंक्रीज कर रहा हूँ। ठीक है, 80 को मैंने 10% से इंक्रीज किया, ये जो 10% इंक्रीज है दिस विल बी अप्लाइड ऑन 80, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ऑलवेज अप्लाइड ऑन इनिशियल वैल्यू। तो अगर आप 80 में 10% का इंक्रीज अप्लाई करते हो तो बेसिकली आप कहना चाह रहे हो कि जो फाइनल वैल्यू आएगी ना इससे, वो कितनी आएगी, वो आएगी 80 प्लस 10% ऑफ 80। 10% किस में अप्लाई होगा, 80 में, और 80 प्लस 10% ऑफ 80, सो दिस इज 80 प्लस 8 और हमारा रिजल्ट आ जाएगा यहाँ से 88। ठीक है, वहीं पर अगर आपके पास में कोई वैल्यू है 90 और आप उसमें 20% का डिक्रीज कर रहे हो, तो बेसिकली ये 20% डिक्रीज किस में कर रहे हो आप, 90 में, तो उसी में अप्लाई होगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा 90। डिक्रीज का केस होता है तो वहां पर माइनस आता है, क्योंकि आप रिड्यूस कर रहे हो, वहां पर डिक्रीज आप कर रहे हो तो ये माइनस में जाएगा, -20% ऑफ 90, और 20% ऑफ 90 कितना होता है 18, सो आप लिखोगे इसको 90 माइनस 18 और 90 माइनस 18 कितना होगा 72, तो यहाँ से फाइनल नंबर कितना आएगा 72। ठीक है गाइस, तो परसेंटेज चेंज से ये चीज हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज डिक्रीज। ठीक, परसेंटेज चेंज को सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास कुछ कुछ टूल्स हैं, उनको पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट। तो हमारे पास टोटल 3 टूल्स हैं, एक है मल्टीप्लाइंग फैक्टर का टूल, दूसरा टूल है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का, और तीसरा टूल है ओवरऑल परसेंटेज चेंज का। तो तीनों टूल्स को 1 बाय 1 समझते हैं एक बार। ठीक है, ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का टूल है इसको पहले यूज करना सीखते हैं कि क्या होता है ये, इसका क्या मीनिंग होता है, कैसे इसको हमें यूज करना है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारा होता है
1 प्लस परसेंटेज इंक्रीज आई, राइट। और आप कह सकते हो मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू 1 माइनस परसेंटेज डी, डी फॉर डिक्रीज, आई फॉर इंक्रीज। और और क्या कह सकते हो आप इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर को, मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू। आप इन तीनों चीजों को रिलेट करो, तीनों चीजों को समझो। मैं एक बार एक्सप्लेन आपको करता हूं यहाँ पर इसका क्या मतलब है। देखो, जैसे मेरे पास एक इनिशियल वैल्यू है और मैं उसको फाइनल वैल्यू तक लेकर जाता हूँ विद सम परसेंटेज चेंज, कुछ परसेंटेज चेंज करके। चेंज क्या हो सकता है, या तो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, ठीक है। अब मैंने इसको चेंज किया, लेट से मैंने इसको 10% से इंक्रीज किया, 10% इंक्रीज। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि जो मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा 1, क्योंकि ये इंक्रीज है तो प्लस 10%, ये मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। और 1 प्लस 10% क्या बताएगा, 1 प्लस 10% इज 1 प्लस 1 अपॉन 10, क्योंकि 10% का जो फ्रैक्शन है 1 अपॉन 10 होगा। 1 प्लस 1 अपॉन 10 इज 11 अपॉन 10, यहाँ से ये आ जाएगा। और यही किसके बराबर होगा, फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू के। तो मैं ये कह पाऊंगा कि मेरे पास जो फाइनल और इनिशियल वैल्यूज का रेशियो है वो 11/10 है। जिसका मतलब ये हुआ कि अगर इनिशियल में 10 लेकर चलता और उस 10 को 10% से इंक्रीज करता तो मेरे पास वैल्यू कितनी हो जाती, 11। या अगर मैं 10% इंक्रीज करके किसी वैल्यू को 11 पहुंचा देता हूं तो दैट मीन्स वो वैल्यू कितनी थी, 10 थी। मतलब फाइनल जानते हो इनिशियल आ जाएगा, इनिशियल जानते हो तो फाइनल आ जाएगा। ओके, ये बात थी परसेंटेज इंक्रीज के लिए। अगर ऐसे ही आपके पास परसेंटेज डिक्रीज का केस है, राइट, सो जैसे इनिशियल वैल्यू या आपने लेट से 37.5% से डिक्रीज कर दी है, इनिशियल वैल्यू आपने 37.5% से डिक्रीज कर दी और यहाँ पर आपके पास फाइनल वैल्यू आ गई, तो आप क्या पाओगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू, राइट। फाइनल अपॉन इनिशियल इज इक्वल टू 1, और इस बार माइनस करेंगे क्योंकि डिक्रीज है, 1 माइनस 37.5%, 1 माइनस 37.5%, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 3/8, और ये रेशियो आ गया 5/8। इसका मतलब है अगर आप 8 में 37.5% का रिडक्शन करते हो तो जो फाइनल वैल्यू आती है वो कितनी थी, 5। या अगर 37.5% का रिडक्शन करने के बाद आपके पास वैल्यू 5 आ रही है तो आपने इनिशिएट कहाँ से किया था, 8 से, ठीक है। ये इसका मतलब हुआ। अब आप ध्यान से सोचो, जैसे ये हमारे पास 11/10 आया था तो मेरे पास कोई वैल्यू 100 है, 100 को अगर मैं 10% से बढ़ा देता हूँ, 100 को 10% से बढ़ाया तो 110 हो गई ना, कुछ है ही नहीं प्रॉब्लम समझने में। अगर 100 को मैंने 10% से बढ़ाया तो वैल्यू 110 हो गई, तो मेरे पास फाइनल वैल्यू 110 है और इनिशियल 100 है। 110 और 100 का रेशियो 11/10, सिंपल। तो ऐसे करके हम लोग ये चीजें यहाँ पर अच्छे से समझ सकते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है। ये 3 बातें ध्यान रखना। मल्टीप्लाइंग फैक्टर किसके बराबर होता है, 1 प्लस i%, या 1 माइनस d%, या 1 माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल वैल्यूज। ओके, नाउ जैसे यहाँ पर सिर्फ एक चेंज हमने किया, इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू में सिर्फ एक चेंज किया, या तो 10% से इंक्रीज किया या लेट से 37.5% से डिक्रीज किया। अगर मैं एक से ज्यादा चेंजेस करता हूं तो क्या वहां पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर को अप्लाई कर सकते हैं, या क्या वहां पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी कोई ऑल्टरनेटिव अप्रोच है हमारे पास। इस चीज को समझने के लिए नेक्स्ट टॉपिक में इंट्रोड्यूस यहाँ पर करता हूँ, दैट इज सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। अगर आप एक के बाद एक चेंज करते हैं, सक्सेसिवली आप चेंजेस करते हैं, तो वहां पर हम लोग कौन से टूल्स यूज कर पाएंगे उसकी अंडरस्टैंडिंग एक बार ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर समझते हैं हम लोग बात को। अगर हमने इनिशियल वैल्यू में, अब इनिशियल वैल्यू में हम लोग दो चेंजेस करते हैं एक बार। लेट से यहाँ पर मैंने चेंज किया 10% का, पहले 10% का इंक्रीज किया और फिर जो वैल्यू आई उसी में मैंने एक 20% का इंक्रीज कर दिया।
10% इंक्रीज, 20% इंक्रीज, और तब जाकर यहाँ पर मेरे पास एक फाइनल वैल्यू आई। ठीक है, तो ऐसे सिनेरियो में क्या अप्लाई हमें करना है, राइट। ओके, अगर मैं बात करूं पहले चेंज के करस्पॉन्डिंग मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है, MF1 मैं लिख रहा हूं इसको। तो पहला चेंज है 10% का इंक्रीज, तो उसके करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 1 + 10%। एंड 1 + 10% को अगर ध्यान से सोल्व करें तो ये होता है 11/10। तो जो पहला चेंज है वो है 11/10 टाइम्स का। ओके, अब अगर दूसरा चेंज यहाँ पर कैलकुलेट करें MF2, वो 20% इंक्रीज के करस्पॉन्डिंग कैलकुलेट हमें करना है, तो वो होगा 1 + 20%, राइट। 1 + 20%, और ये आ जाएगा 1 + 20% इज 1/5, एंड 1 + 1/5 कितना बनेगा, 6/5। तो ये आ गया हमारे पास 6/5। ठीक है, अब मुझे ये बताओ अगर किसी वैल्यू को मैं पहले डबल करता हूं और फिर ट्रिपल करता हूं, तो जो नेट वो वैल्यू में चेंज होगा कितना टाइम्स होगा। अगर मैंने पहले उसको 2 गुना किया, फिर मैंने उसको 3 गुना किया, तो 2 गुना इंटू 3 गुना मतलब टोटल 6 टाइम्स हो जाता है ना। तो बेसिकली अगर मैं किसी वैल्यू को 11/10 टाइम्स करता हूं और फिर उस वैल्यू को 6/5 टाइम्स करता हूं, तो जो ओवरऑल वो वैल्यू चेंज होगी वो 11/10 इंटू 6/5 टाइम्स चेंज होगी। तो ऐसे केसेस में इंडिविजुअल मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करके ओवरऑल मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। इतनी सी बात है। कैसे होगा यहाँ पर, सो ओवरऑल मल्टीप्लाइंग फैक्टर OMF, ओवरऑल मल्टीप्लाइंग फैक्टर, राइट, इज इक्वल टू MF1 इंटू MF2। इससे हमने कैलकुलेट किया, MF1 इंटू MF2 कितना आ जाएगा, 11/10 इंटू 6/5। 11/10 इंटू 6/5, राइट, तो होगा 66/50, मतलब आप इसको कह सकते हो 33/25। अब ये बताओ अगर आपके पास में फाइनल वैल्यू 33 है और इनिशियल वैल्यू 25 है, तो वहां पर परसेंटेज चेंज कैसे कैलकुलेट करोगे। अब फाइनल वैल्यू आपके पास है 33, इनिशियल वैल्यू है 25, फाइनल ज्यादा है मतलब नेट इंक्रीज हुआ है। और अगर नेट इंक्रीज हुआ है तो आपको क्या बताना है, बेसिकली यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज, जो नेट इंक्रीज है वो कैसे आप निकालोगे, फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू से कितना परसेंट ज्यादा है। तो इनिशियल वैल्यू क्या है, बेस FV - IV अपॉन IV, और मल्टीप्लाई किसे कर दोगे, 100 से। FV - IV कितना है, 33 - 25 8 है, अपॉन 25 इंटू 100। 25 से 100 4 टाइम्स, और 8 का 4 टाइम्स कितना होगा, 32%। अगर आप किसी वैल्यू को पहले 10% से इंक्रीज किए और फिर उसको 20% से इंक्रीज किए, तो ओवरऑल वो वैल्यू 32% से इंक्रीज हो, राइट। बट क्या एग्जाम में इतना सब हमें लिखना होगा, ऐसे हम इसको करना होगा, आंसर इज नो। वी हैव वन डायरेक्ट फार्मूला टू आंसर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, और वो डायरेक्ट फार्मूला क्या है, सिंपल। अगर ये A% है और ये B% है, तो जो यहाँ पर नेट चेंज होता है, नेट परसेंटेज चेंज इंक्रीज, वो कितना होता है, A + B + AB डिवाइड बाई 100। A की फॉर्मूला है, सीधे अप्लाई करो, सीधे आंसर आ जाएगा। A + B + AB बाई 100 मतलब 10 + 20 + 10 इंटू 20 डिवाइड बाई 100। कैलकुलेट करेंगे, 10 20 30, राइट, ये आ गया 30 + 10 इंटू 20 इज 200 डिवाइड बाई 100 यहाँ पर करना था। सो इसको 30 को लिख लो 100 डिवाइड बाई 100। सो 10 इंटू 20 200 डिवाइड बाई 100 इज 2, और 30 + 2 कितना बनेगा, 32%, राइट। तो ऐसे करके हम लोग डायरेक्टली यूजिंग दिस पर्टिकुलर फार्मूला अपना आंसर हम लोग स्ट्रेट अवे बता पाएंगे। A + B + AB डिवाइड बाई 100 का फॉर्मूला यूज कर, ठीक। अब अगर इस केस में कहीं पर परसेंटेज डिक्रीज है तो उसको माइनस साइन के साथ हमें यूज कर लेना है, या अगर हमारा फाइनल रिजल्ट माइनस साइन के साथ आता है तो उसका मतलब है वो परसेंटेज डिक्रीज। तो ये चीज मैं नोट कर देता हूँ, क्वेश्चन में आएगा तो वहां पर अच्छे से समझ लेंगे, राइट। यूज माइनस साइन फॉर डिक्रीमेंट, यूज माइनस साइन फॉर डिक्रीमेंट। अगर डिक्रीमेंट का केस है तो माइनस साइन यूज कर लीजिए, दैट्स इट, स्टोरी आराम से कवर हो जाएगी।
ओके, ये चीज है। नाउ नेक्स्ट, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ टी इज इंक्रीज्ड बाय 25%, बाय व्हाट परसेंट मस्ट इट्स कंजम्पशन बी रिड्यूस्ड सो दैट एक्सपेंडिचर ऑन इट रिमेन्स सेम। ठीक है, प्राइस ऑफ टी एंड कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर, कैन आई से एक्सपेंडिचर is equal to price into consumption, expenditure is equal to price into consumption बोल सकते हैं। ये फॉर्मूला बन रहा है हमारा सीधे सीधे। ठीक है, मुझे बताओ, अगर मैं प्राइस को डबल करता हूँ, मुझे एक्सपेंडिचर अपना कांस्टेंट रखना है, लेट से मैं प्राइस को डबल करता हूँ, सपोज तो प्राइस को डबल करूंगा तो कंजम्पशन को क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा ना, कंजम्पशन को हाफ करना पड़ेगा, तभी तो उनका जो प्रोडक्ट है, उनका जो मल्टीप्लिकेशन है प्राइस इंटू कंजम्पशन, 2 इंटू 1/2 विल बिकम कॉन्स्टेंट। मैं प्राइस को ट्रिपल करता हूं तो कंजम्पशन को 1/3 करना पड़ेगा, प्राइस को 2/5 करता हूं तो कंजम्पशन को 5/2 करना पड़ेगा। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर एक्सपेंडिचर कॉन्स्टेंट है तो जो प्राइस का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, कंजम्पशन का मल्टीप्लाइंग फैक्टर उसका जस्ट रेसिप्रोकल होगा, राइट? ठीक है, इतनी सी बात है। अब देखो, प्राइस ऑफ टी इज इंक्रीज्ड बाय 25%, अगर ये आपने 25% से इंक्रीज किया तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 1 + 25%। 1 + 25% इज 1 + 1/4 और 1 + 1/4 इज 5/4। मतलब आपने प्राइस को 5/4 टाइम्स किया, आप एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखना चाहते हो तो कंजम्पशन को 4/5 टाइम्स करोगे, तो आप यहाँ पर ये कह पाओगे कि कंजम्पशन का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है कंजम्पशन के लिए MF इज इक्वल टू 4/5। 5/4 जब 4/5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसका इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा, मतलब फिर जो उनका प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा। तो 4/5 इज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर किसको बोलते हैं, फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू को। अगर फाइनल वैल्यू 5 है, इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू 4 है और इनिशियल वैल्यू 5 है, तो 4 और 5 परसेंटेज डिक्रीज का केस है। कितने परसेंट से डिक्रीज करना पड़ेगा, 5 को 4 बनाना है तो 5 - 4 विद रिस्पेक्ट टू 5 इंटू 100, 1/5 इज 20%। तो आप इसको 20% से डिक्रीज करोगे, मतलब अगर प्राइस को 25% से इंक्रीज किया तो कंजम्पशन को 20% से डिक्रीज कर दो, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये इसका एक तरीका है। ओके जी, यहाँ पर हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स को देख रहे हैं, क्या हम सक्सेसिव परसेंटेज चेंज को यूज कर सकते हैं? आंसर इज यस। कैन आई से एक्सपेंडिचर में चेंज कितना हुआ, 0% का, कंजम्पशन में चेंज कितना हुआ, लेट से X% का, तो फॉर्मूला लगा दो, 25 + X + 25X डिवाइड बाय 100, नेट चेंज कितना होना चाहिए, 0 का। सिंपल, नेट चेंज हमारा 0 का होना चाहिए। प्रोडक्ट का केस है ना, प्राइस इंटू कंजम्पशन, जब प्रोडक्ट का केस है बेसिकली मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई होते हैं। प्राइस को डबल करोगे, कंजम्पशन को ट्रिपल करोगे तो 2 × 3 एक्सपेंडिचर 6 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग सक्सेसिव चेंज अप्लाई कर पा रहे हैं। सो 25 + X + 25X डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/4X इज इक्वल टू -25। तो इधर से सॉल्व करने पर x कितना आया, x आ गया -20%। अगर x -20% है तो माइनस साइन क्या बता रहा है, डिक्रीज। तो इसको आप कैसे रीड करोगे, एज 20% डिक्रीमेंट। ठीक है, माइनस साइन आ जाता है तो उसको डिक्रीमेंट रीड करते हैं। ओके, ये तरीका हुआ। अब इसी का एक और तरीका है, इससे भी शॉर्ट में आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। कब अप्लाई करना है, जब ये प्रोडक्ट है ना, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कांस्टेंट, ये हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए, ये कांस्टेंट रहना चाहिए। तो प्राइस इनटू कंजम्पशन इज कांस्टेंट, बेसिकली ये कहना चाह रहा हूं मैं, राइट? तब हम अप्लाई कर सकते हैं। सो क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे हम लोग यहां पर ये कह पाएंगे, A इज इक्वल टू
बी इंटू सी, और इसको कह रहे हैं हम लोग इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ए इज इक्वल टू बी इंटू सी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, अगर आपने बी को ए अपॉन बी के फ्रैक्शन से इंक्रीज किया, राइट, अगर आपने बी को ए अपॉन बी के फ्रैक्शन से या एक्स अपॉन वाई के फ्रैक्शन से इंक्रीज किया, तो सी को किस फ्रैक्शन से डिक्रीज करोगे सो दैट उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे। तो सी के लिए जो फ्रैक्शन होगा वो होगा ए अपॉन ए प्लस बी। स्ट्रेट अवे आपका आंसर यहां से आ जाएगा, खत्म बात। सिर्फ इतनी सी बात हमें ध्यान रखनी है, एक नंबर है उसका फ्रैक्शन जो उसमें इंक्रीज किया है मैंने, उसका फ्रैक्शन ए अपॉन बी है, तो जो दूसरा नंबर है उसका फ्रैक्शन डिक्रीमेंट के लिए कितना होगा, ए अपॉन ए प्लस बी। अब देखो यहाँ पर टी है, टी का प्राइस इंटू कंजम्पशन, इसी को तो कांस्टेंट कह रहे हैं ना, प्राइस इंटू कंजम्पशन, राइट, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर हम प्राइस इंटू कंजम्पशन को कांस्टेंट बता पा रहे हैं, प्राइस कितने से इंक्रीज कर रहे हो, 25% से, 25% इंक्रीज के करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन फाइंड कर लो। तो इसका फ्रैक्शन है 1/4 का इंक्रीज, ए अपॉन बी का इंक्रीज है, तो ए अपॉन ए प्लस बी का डिक्रीज कर दो। 1/1 प्लस 4 का डिक्रीज किसके बराबर होगा, 1/5 के डिक्रीज के, और अगर 1/5 का डिक्रीज है तो उसका परसेंटेज कितना होगा, 1/5 इज 20% डिक्रीज। तो डायरेक्टली आप यहाँ पर आंसर ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। एक इंक्रीज हुआ ए अपॉन बी से, तो दूसरा डिक्रीज होगा ए अपॉन ए प्लस बी से, कांस्टेंट रखने के लिए प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट, अगर इसी क्वेश्चन में हम लोग चेंज करें, द प्राइस ऑफ टी इज डिक्रीज्ड बाय 25%, अभी प्राइस को डिक्रीज किया है, एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखना है, तो अब कंजम्पशन को कितने परसेंटेज से इंक्रीज करोगे। सेम क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, सो प्राइस, राइट, इनटू कंजम्पशन, और ये हमारा कांस्टेंट है, प्राइस इनटू कंजम्पशन इज कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है, राइट, प्राइस को 25% से आपने डिक्रीज किया, 25% से डिक्रीज कर रहे हो, 25% के लिए फ्रैक्शन कितना हो जाए, 1/4 का डिक्रीज। मैं इसको उल्टा पढ़ता हूँ, राइट, अब मैं इसको ऐसे पढ़ता हूँ, 1/4 का डिक्रीज, डिक्रीज है ना ये, तो मतलब मैं इसको ऐसे पढ़ता हूँ कि ए अपॉन ए प्लस बी का डिक्रीज। बात तो एक ही है ना। अगर मैं 1/4 को ए अपॉन ए प्लस बी की फॉर्म में लिख पाऊंगा, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए जो मेरा कंजम्पशन का फ्रैक्शन आएगा, ए अपॉन बी आ जाएगा, इंक्रीज डायरेक्टली। तो अब मुझे ट्राई करना है कि मैं 1/4 को ए अपॉन ए प्लस बी की फॉर्म में लिख पाऊं। आसान है, 1/4 को ए अपॉन ए प्लस बी, राइट। अगर ए 1 था तो 4 को हम लोग 1+3 लिख लेंगे ना, ए अपॉन ए प्लस बी बनाने के लिए। अगर ये 1/1+3 है तो ए अपॉन ए प्लस बी, मतलब ए अपॉन बी कितना होगा, 1/3, 1/3 का इंक्रीज कर दो, 1/3 का इंक्रीज मतलब 33.33% इंक्रीज। सिंपल, ऐसे हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया है, राइट। नेक्स्ट, अब इसी क्वेश्चन में अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट नहीं है, एक्सपेंडिचर भी हमारा 10% से इंक्रीज होता है, तब कंजम्पशन कितने से इंक्रीज होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में आई वुड रिकमेंड कि आप सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का यूज कीजिए, वहां से इस क्वेश्चन का आप आराम से इजीली कर पाएंगे, ठीक है। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का यूज करेंगे, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू कंजम्पशन। एक्सपेंडिचर 10% से इंक्रीज हुआ है, राइट, यहाँ पर 10% का इंक्रीज है, प्राइस में कितना रिडक्शन है, 25% का रिडक्शन है, और कंजम्पशन में मान लेते हैं x% का इंक्रीज है। तो 25 और x के सक्सेसिव चेंज से 10 हमारा नेट चेंज आता है, मतलब हम फॉर्मूला में इसको रखेंगे 10 इज इक्वल टू 25 डिक्रीज है तो उसको माइनस साइन के साथ रखा, -25 प्लस एक्स, अगेन -25x डिवाइड बाई 100, राइट। ये आ जाएगा 35 इज इक्वल टू x माइनस x बाई 4 इज 3x बाई 4, 35 4 जा
140 डिवाइड बाई 3, तो x इज इक्वल टू 140 डिवाइड बाई 3% इंक्रीज। तो जो बेसिकली हमारा कंजम्पशन है वो कितने परसेंट से इंक्रीज होगा? 140 डिवाइड बाई 3% से इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यूजिंग सक्सेसिव परसेंटेज चेंज इजीली हम लोग ये बता पाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ सैलरी ऑफ अमन इज डिक्रीज्ड बाय 20%, बाय व्हाट परसेंट मस्ट हिज न्यू सैलरी बी इंक्रीज्ड इन ऑर्डर टू रीच द इनिशियल लेवल। आपने पहले उसकी सैलरी को 20% से डिक्रीज किया, अब जो उसकी सैलरी आ गई है डिक्रीज्ड सैलरी, उसको वापस इंक्रीज करो कि जो उसकी इनिशियल सैलरी थी उससे मैच हो जाए। मतलब आपने उसमें कुछ डिक्रीज किया, ऑब्वियसली इसका आंसर 20% नहीं है। समझते इसको कैसे? क्योंकि बेस चेंज हो रहा है, राइट? एक बार इसको समझेंगे ध्यान से। मान लेते हैं उसकी सैलरी 100 थी, जस्ट ऐसी एजम्पशन ले रहा हूँ, 100 थी। अगर आपने 100 को 20% से डिक्रीज किया तो अब उसकी सैलरी कितनी होगी? 80। अब आपको 80 को कितने परसेंट से इंक्रीज करना पड़ेगा टू गेट बैक टू 100? बेस चेंज हो गया ना? कैसे चेंज हुआ बेस? ये जो 20% है वो किस पर कैलकुलेट हुआ है? 100 पर। ये जो परसेंटेज इंक्रीज कैलकुलेट करोगे किस पर कैलकुलेट होगा? 80 पर, राइट? तो कोई भी नंबर अगर 100 का 20 था, 20% था, तो वही नंबर 80 का 20% नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा। देखते हैं वो कितना आएगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग ऐसा कहना चाह रहे हैं, राइट? आप ये बताओ, इसको ऐसे भी तो कह सकते हो ना, 80 से वापस यहाँ पर 100 जा रहे हैं, राइट? अगर 20% से डिक्रीज किया मतलब आपने उस नंबर को 4/5 टाइम्स कर दिया। 20% का डिक्रीज मतलब 4/5 टाइम्स कर दिया, तो 100 का 4/5 टाइम्स करके 80 पर आए हो, तो 80 का वापस 5/4 टाइम्स कर दो तो 100 चले जाओगे ना? 80 का वापस 5/4 टाइम्स कर दीजिए तो आप 100 पर चले जाएंगे। ये 4/5 और 5/4 टाइम्स जो लिखा है वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। पहला चेंज था 100 से 80 जाने का, 100 से 80 वाले चेंज के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज 4/5। 80 से 100 जाने के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज 5/4। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारा रेसिप्रोकल हो रहा है तो भी टी वाला क्वेश्चन कर रहे थे ना, प्राइस इनटू कंजम्पशन। जो प्राइस का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है और कंजम्पशन का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल थे। सेम चीज यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। तो आप इसको ऐसे ही रीड कीजिए कि अगर आपने उसकी सैलरी को 20% से डिक्रीज किया, 20% डिक्रीज बोले तो 1/5 का डिक्रीज। 1/5 का डिक्रीज मीन्स A/A प्लस B का डिक्रीज। A/A प्लस B का डिक्रीज मीन्स A/B का इंक्रीज। तो उसकी सैलरी को 1/4 से इंक्रीज करना पड़ेगा। 1/4 का इंक्रीज कितना होता है? 25% इंक्रीज। ऐसे ही आप सोल्व करो ना सीधे शॉर्टकट वे से, राइट? या फिर 5/4 टाइम्स हुआ है, 5/4 टाइम्स अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, आप कह पा रहे हो फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इज 5/4, तो यहाँ से भी तो परसेंटेज चेंज बता सकते हो। परसेंटेज इंक्रीज हुआ है क्योंकि फाइनल 5 है और इनिशियल 4 है, तो 5 - 4 अपॉन बेस इज 4 इंटू 100। यहाँ से भी तो 1/4 आ रहा है, 1/4 ऑफ 100 इज 25%। तो कैसे भी आप करो आंसर आपका सेम ही आ रहा है। इसलिए जो शॉर्टकट वे है, क्योंकि मल्टीप्लाइंग फैक्टर का रेसिप्रोकल हुआ है तो हम ये शॉर्टकट वे को ही यूज करेंगे, दैट्स इट। ठीक है, आई होप आप पे क्लियर हो गया है। ओके, अभी तक का जो केस था उसमें था प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कहानी में थोड़ा ट्विस्ट करते हैं, जहां पर इनटू की जगह एडिशन होगा वहां पर क्या करना है? तो वहां के लिए हमारे पास एक मेथड है, ओवरऑल और वेटेड परसेंटेज चेंज। वेटेड परसेंटेज चेंज या ओवरऑल परसेंटेज चेंज एक ही बात है। सब जने कोशिश करते हैं कहां पर अप्लाई करना है। तो समेशन का केस अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, A इज इक्वल टू B इंटू सी का केस। B का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, C का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, तो उसे A का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा दोनों को मल्टीप्लाई करके। अब आगे हमें पढ़ना है A इज इक्वल टू B प्लस सी इंटू सी की जगह B प्लस सी। तो यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स को
मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, एज वेल एज ऐड भी नहीं कर सकते। यहाँ पर वेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, तो अभी उसको समझते हैं एक बार, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको ये चीज बताना चाह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए एक कोई सेक्शन है, सेक्शन ए, एक क्लास 10th है, उसका सेक्शन ए है, राइट, क्लास 10th का सेक्शन ए एंड उस क्लास का सेक्शन बी, मान लेते हैं इसे सेक्शन बी, ठीक है। ओके, सिनेरियो समझना, सेक्शन ए की जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ या आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए, लेट्स से ये 200 है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी कितना है, 300। सेक्शन ए में परसेंटेज बॉयज कितने हैं, परसेंटेज बॉयज यहाँ पर लेट्स से 35% है और यहाँ पर मान लेते हैं 44%। सेक्शन ए में 35% बॉयज हैं, सेक्शन बी में 44% बॉयज हैं, राइट। आपसे पूछा जा रहा है कि जो इंटायर क्लास 10th है, जिस कंप्राइज्ड ऑफ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, इंटायर क्लास 10th में जो बॉयज है वो कितना परसेंट है। मतलब आप ये 200 प्लस 300 को ऐड कर रहे हो, 200 प्लस 300 500, उस 500 में कितना परसेंट बॉयज है ये आपको बताना है। क्वेश्चन समझ आया? तो ऐसे सिनेरियो में आप क्या कर रहे हो, आप सेक्शन ए इंटू सेक्शन बी नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो यहाँ पर सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी, तो एडिशन का केस है, और एडिशन के केस में क्या करना होगा, ओवरऑल या फिर वेटेड परसेंटेज चेंज को अप्लाई करना होगा। ये चीज यहाँ पर समझने की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताना है ओवरऑल परसेंट बॉयज बताना है, ओवरऑल परसेंट बॉयज हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, राइट, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे बताएंगे, सेक्शन ए में कितने बॉयज हैं, राइट। अगर हम इसको ऐसे ओवरऑल को समझे एक बार, ये इसको थोड़ा इन डेप्थ हम लोग जाकर के देखें, हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं यहाँ पर, तो हम लोग फाइंड करना चाह रहे हैं टोटल बॉयज अपॉन टोटल स्टूडेंट्स, टोटल बॉयज अपॉन टोटल स्टूडेंट्स मल्टीप्लाइड बाय 100, यही तो फाइंड करने जा रहे हैं। टोटल स्टूडेंट्स तो सीधे आ जाएगा, टोटल स्टूडेंट्स आ जाएगा 200 प्लस 300, राइट, टोटल स्टूडेंट्स आ जाएगा 200 प्लस 300, टोटल बॉयज, तो पहले मुझे सेक्शन ए में बॉयज निकालने पड़ेंगे और फिर सेक्शन बी में बॉयज निकालने पड़ेंगे, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। सेक्शन ए में कितने बॉयज हैं, 35% ऑफ 200% ऑफ 200। सेक्शन बी में कितने बॉयज हैं, 44% ऑफ 300, ये तो करना पड़ेगा ना, 4% ऑफ 300, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 35% ऑफ 200 आ गया 70 और ये आ गया 132, राइट, डिवाइड बाई 500, 202 डिवाइड बाई 500, राइट, 202 डिवाइड बाई 500 मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, परसेंटेज अगर हमें कैलकुलेट करना है, राइट, मल्टीप्लाई बाय 100 और इधर भी मल्टीप्लाई बाय 100, सो 202 डिवाइड बाई 5, ये आ जाएगा 40.4%, ठीक है, 40.4%। हम लोग कह पाएंगे कि जब दोनों सेक्शन को कंबाइन कर देंगे तो उसमें जो ओवरऑल बॉयज होगा वो होगा 40.4%, ठीक है। कुछ बेसिक ऑब्जर्वेशन, ये जो 40.4% है वो कहां पर लाई कर रहा है, सो दिस 40.4% लाइंग बिटवीन 35% एंड 44%। ये जो हमारा फाइनल आंसर आया है वो 35 और 44 के बीच में लाई कर रहा है, कहीं इन बिटवीन कहीं, राइट। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, जो हमारा वेटेड परसेंटेज आता है, जो ओवरऑल परसेंटेज चेंज आता है वो हमारा कहां पर आता है, ऑलवेज इन बिटवीन द टू जो ऑलरेडी चेंजेस हमें गिवन उनके बीच, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। ओके, इसका फॉर्मूला बना लेते हैं। सो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनको हम लोग बोलते हैं F1 एंड F2, जो परसेंटेज चेंजेस है उनको हम लोग बोलते हैं X1
एंड x2, और ओवरऑल जो पूछेगा उसको हम लोग बोलते हैं x बार। तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है x बार इज इक्वल टू f1 x1 प्लस f2 x2 डिवाइड बाई f1 प्लस f2। f1 f2 कैसे आइडेंटिफाई करोगे अपने क्वेश्चन में? जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो f1 f2 कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? चलो x1 x2 के साथ में तो परसेंटेजेस हैं, वो तो समझ आ जाएगा। f1 f2 कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ मैं यहाँ पर, मुझे बताओ ये जो 35% कैलकुलेट हुआ है, राइट, ये 35% किसका है? ये 35% किसका है? सिंपल क्वेश्चन मेरा। 35% का बेस क्या है? कैन आई से 35%? ये 200 का 35% है। ये जो 35% है वो 200 का 35% है। तो बेसिकली x1 का जो बेस है वही हमारा f1 है, और x2 का बेस क्या है? f2 है। तो ये चीज यहां पर नोट डाउन कर लेंगे, राइट। f1 इज द बेस ऑफ x1%, और वैसे ही f2 is the base of x2%, बेस ऑफ x2%। ये चीज ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेट्स का आपको पता होना चाहिए, फ्रीक्वेंसीज का आपको पता होना चाहिए, वेटेड परसेंटेज है, वेट्स का आपको पता होना चाहिए। तो f1 इज द बेस ऑफ x1, f2 इज द बेस ऑफ x2। x1 की कैलकुलेशन जब हमने की थी तो 200 उसके डिवाइड में आया था, 200 उसका बेस था, राइट, ऐसे, ठीक है। और जो हमारा x बार आया है वो x बार x1 x2 के बीच में लाई कर रहा है। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, उनको नोट डाउन कर लेते हैं, राइट। ओके, सो फॉर्मूला हमारा x बार इज इक्वल टू f1 x1 प्लस f2 x2 डिवाइड बाई f1 प्लस f2, ये हमारा फॉर्मूला है, राइट। पॉइंट नंबर 1, x बार always lie between x1 and x2। x bar always lie between x1 and x2, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, x bar can be calculated over f1 रेशियो f2। आप f1 f2 का रेशियो यूज करो, सिंपल है ना, क्योंकि f1 f2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में आया हुआ है, तो आप f1 f2 का रेशियो यूज कर सकते हैं, सिंपल, राइट। अभी बताऊंगा कैसे। जैसे अभी हमारा जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें f1 f2 थे 200 एंड 300, और x1 x2 कितना था? 35% एंड 44%। मैं अपना x बार कैलकुलेट करना चाहता हूँ। x बार कैलकुलेट करने के लिए 200 और 300 की जगह उनका सिंपल रेशियो 2:3 यूज कर सकते हैं। इनका जो सिंपल रेशियो 2:3 उसको यूज करके देखो तो 2 into 35 प्लस 3 into 44 डिवाइड बाई 2 प्लस 3, वही तो आएगा सेम, राइट। आंसर यहां से भी सेम आएगा, 202 डिवाइड बाई 5%, और 202 डिवाइड बाई 5 इज 40.4%। इसलिए हम लोग f1 f2 जो वेट्स है ना, f1 f2 उनका हम रेशियो यूज करेंगे, ठीक है, अपना x बार कैलकुलेट करने के लिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर 3, इफ f1 इज इक्वल टू f2, देन अगर f1 f2 बराबर हैं, देन x बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। यार आपके पास में f1 रेशियो f2 अगर 1:1 आ जाता है, सीधे समझ आ रहा है ना। अगर 200 और 300 की जगह यहाँ पर 2:3 की जगह 1:1 होता तो आपका आंसर क्या आता? 1 into 35 प्लस 1 into 44 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, तो 35 प्लस 44 डिवाइड बाई 2, वही आता। तो इसलिए अगर हमारे f1 एंड f2 दोनों बराबर हैं
मतलब उनका रेशियो 1:1 हो गया, तो x बार क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2। ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट, इफ f1 इज ग्रेटर देन f2, अगर f1 f2 से ग्रेटर है देन x बार will lie between x1 and x1 plus x2 by 2। अगर हमारा f1 ग्रेटर है तो जो x बार है वो x1 एंड x1 प्लस x2 बाई 2 के बीच लाई करेगा। अभी मैं एग्जांपल से समझाऊंगा इस चीज को। एंड पॉइंट नंबर 5, इफ f1 इज लेस देन f2, तब x बार किसके बीच लाई करेगा, देन x बार विल लाई बिटवीन, तब x बार हमारा किस किस के बीच लाई करेगा, बिटवीन x2 एंड x1 प्लस x2 बाई 2, तो वो इनके बीच लाई करेगा। अभी जो एग्जांपल है उसमें f1 बड़ा है कि f2 बड़ा है, 200 और 300 में f2 इज ग्रेटर, इस एग्जांपल में हमारा f2 ग्रेटर है। अगर f2 ग्रेटर है तो x बार कहाँ लाई करना चाहिए, x1 प्लस x2 बाई 2 निकाल लेते हैं पहले, तो वो आ जाएगा 35 प्लस 44 डिवाइड बाई 2। 35 प्लस 44 डिवाइड बाई 2 इज 39.5। ये आएगा मेरे पास 39.5%। हमारा x बार कितना आ रहा है, वो आ रहा है 40.4%। कैन आई से 40.4% lies between 39.5% and 44%। ये तो कहना चाह रहे थे ना हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 4 एंड 5 की हेल्प से, यही तो रेंज बताना चाह रहे थे ना, राइट। तो जो हमारा x बार है वो कहां पर लाई कर रहा है इस केस में, क्योंकि f2 इज ग्रेटर, x बार इज लाइंग बिटवीन x1 प्लस x2 बाई 2 एंड x2 इटसेल्फ, उनके बीच वो लाई कर रहा है। आई होप यू ऑब्जर्व कर पा रहे हैं आराम से। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में हमें f1 एंड f2 नहीं दिया हुआ, उसकी जगह पर x बार x1 एंड x2 दिया हुआ है, तो f1 f2 को कैसे कैलकुलेट करना है इस चीज को सीखते हैं एक बार, राइट। सो आ जाते हैं, सेम ही एग्जांपल लेकर रखेंगे। अगर ऐसे ही मुझे सेक्शन ए, सेक्शन बी, ये दो सेक्शंस दिए हुए होते हैं, राइट, ए एंड बी। सेक्शन ए में जो परसेंटेज बॉयज हैं वो है 35%, सेक्शन बी में परसेंटेज बॉयज हैं 44%, और दोनों सेक्शन को कंबाइन करके जो परसेंटेज बॉयज हैं वो है 40.4%। ऐसे सिनेरियो में मुझे कैलकुलेट करना है कि सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में जो बॉयज हैं और जो टोटल स्ट्रेंथ है सेक्शन एंड सेक्शन बी की, वो किस रेशियो में है। F1 F2 का रेशियो मुझे चाहिए यहाँ पर, तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है, राइट। तो मेरे पास x1 है 35, x2 है 44, x बार है 40.4, और F1 F2 में मुझे इंटरेस्ट है, F1 F2 का मुझे रेशियो चाहिए। जो फॉर्मूला अभी ऑलरेडी यूज हम लोग कर रहे हैं उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं एक बार, राइट। हम लोग कह पा रहे हैं x बार किसके बराबर है, F1 x1 प्लस F2 x2 डिवाइड बाई F1 प्लस F2 के बराबर हमारा x बार, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो F1 x बार प्लस F2 x बार, ये किसके बराबर दिख रहा है आपको, F1 x1, राइट, एंड प्लस F2 x2 के बराबर। अरेंज कर लो, राइट, F1 वाली टर्म्स को लेफ्ट में रख लो और F2 वाली टर्म्स को राइट में। तो F1 को लेफ्ट में ले जाओगे, आ जाएगा F1 x बार माइनस x1, और F2 वाले टर्म्स को राइट में ले गए तो F2 x2 माइनस x बार, राइट। कि नहीं से यहां से हमारे पास F1 और F2 का रेशियो आ जाएगा, F1 अपॉन F2 किसके बराबर ही आएगा, x2 माइनस x बार डिवाइड बाई x बार माइनस x1। ये फॉर्मूला है
ऐसे फॉर्मूला का यूज करेंगे F1 F2 कैलकुलेट करने के लिए, राइट। तो क्या रिजल्ट यहाँ से आएगा हमारा, बॉयज राइट 35% और 44% थे और ओवरऑल बॉयज 40.4% थे। तो जो क्लास की स्ट्रेंथ है, सेक्शन की स्ट्रेंथ, उनका रेशियो कितना आ गया, F1 अपॉन F2, x2 माइनस x बार 44 माइनस 40.4 अपॉन x बार माइनस x1 40.4 माइनस 35, राइट। देखिए एक बार कितना आ रहा है ये, सो दिस नंबर इज, ये आ जाएगा 3.6 अपॉन 5.4, 3.6 अपॉन 5.4 का 1.8 से डिवाइड किया तो 2/3 आ गया। 2/3 का ही रेशियो था जहां से हमने इनिशिएट किया था, तो 2:3 में उनकी स्ट्रेंथ आ गई दोनों सेक्शंस की, ठीक है। इसके लिए हम ये फॉर्मूला ऐसे याद नहीं रखते हैं, ये जो फॉर्मूला इसको हम ऐसे याद नहीं रखते, हम क्वेश्चन में ही वैल्यूज को ऑब्जर्व कर लेते हैं, राइट। वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जैसे ये 35 है, 35%, 44%, ये टेक्निक पर ध्यान देना, और ओवरऑल है 40.4%, इनको ऐसे लिख लीजिए। और फिर आप देखिए 44 में से 40.4 का माइनस किया, कितना आएगा 3.6, और 35 में से 40.4, बेसिकली इनका डिफरेंस लिया तो 40.4 और 35 का डिफरेंस 5.4, यही हमारा आंसर आ जाएगा। 3.6 रेशियो 5.4 कितना बनेगा, 2:3, 1.8 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो वहीं पर वैल्यूज लिख लो और एरोज बना करके सीधा आप ऐसे आंसर बता सकते हैं डिफरेंस लेकर के, ऑलराइट। तो ये वाली चीजें हैं, इसी को एलिगेशन नाम देंगे जब हम लोग एवरेज मिक्सचर एलिगेशन की पढ़ाई करेंगे। अभी मैं एलिगेशन नाम इसको नहीं दे रहा हूं, ओके। एलिगेशन कब बोलेंगे इसको, एवरेज मिक्सचर एलिगेशन वाले चैप्टर में, ओके गाइस, ठीक। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड आर इंक्रीज्ड बाय 10%, 20% एंड 30% रिस्पेक्टिवली, फाइंड परसेंटेज चेंज इन इट्स वॉल्यूम। आपने क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट में परसेंटेज चेंज किया 10, 20 एंड 30। ए पार्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड की, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो दो से ज्यादा सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस है, 10, 20, 30, कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर 10% का इंक्रीज है, फॉलोड बाय 20% इंक्रीज, फॉलोड बाय 30% इंक्रीज। कैसे कैलकुलेट करें, जब दो से ज्यादा चेंजेस हैं तो वहां पर हम लोग कंबाइन कर लेते हैं दो दो को पेयर वाइज। 10, 20 का परसेंटेज चेंज पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, वो आ जाएगा 10 + 20, सक्सेसिव के फॉर्मूला से 10 + 20 + 10 × 20 डिवाइड बाई 100, ये आ गया 32%, राइट। तो आप कह सकते हो जो आपका क्वेश्चन था 10, 20, 30 का परसेंटेज चेंज, अब आपने उसको चेंज किस क्वेश्चन में कर लिया है। अब आपको सिंपल ये बताना है कि 32% इंक्रीज फॉलोड बाय 20%, 30% इंक्रीज, ये कितना होगा, ये तो बताना है अब आपको। तो फिर से फॉर्मूला लगा दो, 32 + 30 + 32 × 30 डिवाइड बाय 100, 71.6 हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा, ओके। 71.6% इंक्रीज, ये जो इंक्रीज है वो उसकी वॉल्यूम में हुआ है, ओके। ए पार्ट 71.6%, ये नंबर बहुत अच्छा नंबर है, इसको याद भी रखेंगे एग्जाम के पर्पज से। कई बार 10, 20, 30 आ जाता है किसी क्वेश्चन में, कहीं ना कहीं पर हमें कैलकुलेट करना पड़ जाता है, तो उसको याद रखिए 71.6, ओके। नेक्स्ट पार्ट है इसका एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो पहले इसका फॉर्मूला पर जाओ, एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ क्यूबॉइड किसके बराबर होता है, ये होता है ट्वाइस ऑफ, किसके बराबर होता है, ट्वाइस ऑफ L × H प्लस ट्वाइस ऑफ B × H, ये होता है हमारा एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है। अब L × H और B × H, कैन आई से ये A है, ये B है, और मुझे A + B में परसेंटेज चेंज बताना है। समेशन में परसेंटेज चेंज बताने के लिए ओवरऑल परसेंटेज चेंज या फिर वेटेड परसेंटेज चेंज का हमें यूज करना पड़ता है, राइट। उसके लिए हमें यहाँ पर क्या क्या रिक्वायरमेंट है,
पहले आपको एक तो F1 एंड F2 का आइडिया होना चाहिए, F1 F2 का आइडिया। दूसरा आपको X1% और X2% पता होना चाहिए, तब जाकर आप X बार परसेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। X1 एंड X2 कैसे कैलकुलेट करेंगे? ट्वाइस ऑफ L इंटू H में परसेंटेज चेंज कितना है, राइट? ट्वाइस ऑफ L इंटू H। तो L 10% इंक्रीज किया है और H 30% से, तो L इंटू H में जो चेंज होगा वो कितना होगा? 10 प्लस 30 प्लस 10 इंटू 30 डिवाइड बाई 100, ये आ जाएगा। किसके बराबर आ रहा है? ये कितना आ गया हमारा? 43%। ये X1 हुआ। ऐसे ही X2 निकालना है तो ट्वाइस ऑफ B इंटू H का चेंज होगा 20 प्लस 30, राइट, प्लस 20 इंटू 30 डिवाइड बाई 100, ये आ जाएगा 56%। सो X1 43% है, X2 56% है। X बार कैलकुलेट करना है। F1 F2 तो नहीं है ना हमारे पास। F1 F2 क्या होना चाहिए? 2LH की वैल्यू और 2BH की वैल्यू, वो तो हमारे पास है ही नहीं, राइट। तो अगर हमारे पास F1 एंड F2 नहीं है तो यहाँ पर हम लोग सीधा अपना आंसर करेंगे, ऑल्दो X बार परसेंट लाइज बिटवीन 43% एंड 56%। X1 X2 के बीच लाई करेगा, बट एग्जैक्ट वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइन, बट एग्जैक्ट वैल्यू कांट बी डिटरमाइन। CBD हम बता ही नहीं सकते जब तक हमें F1 F2 का रेशियो ना मिल जाए या उनकी एग्जैक्ट वैल्यूज ना मिल जाए, तब तक X बार हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ऑलराइट, ठीक। तो उसके लिए क्या करना होगा? यहाँ पर लेट से मैं इसमें एक पार्ट ऐड कर देता हूँ, ये पार्ट B, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। एरिया ऑफ 4 वॉल्स इफ लेंथ, राइट, एंड breadth are in 3:2। अगर लेंथ और ब्रेथ का रेशियो 3:2 है तो बताओ एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना होगा? परसेंटेज चेंज इन एरिया ऑफ 4 वॉल्स। आप बता पाएंगे क्या? इसको देखते हैं एक बार। तो 2LH और 2BH के नहीं से, अगर L रेशियो भी 3:2 है तो 2LH रेशियो 2BH वो भी 3:2 ही होगा, राइट, वो भी हमारा 3:2 होगा। ओके, 2LH में परसेंटेज चेंज कितना था? 43%। और 2BH में परसेंटेज चेंज कितना था? 56%। तो जो नेट चेंज यहाँ पर आएगा X बार, वो कितना आ जाएगा? 3 इंटू 43, राइट, प्लस 2 इंटू 56 डिवाइड बाई 3 प्लस 2, राइट। सो X बार इज इक्वल टू 3 इंटू 43 129, 2 इंटू 56 112 डिवाइड बाई 3 प्लस 2 5। कितना नंबर आ रहा है? 129 112 इज 241 डिवाइड बाई 5, राइट, से आ जाएगा 48.2%। जो हमारा फाइनल आंसर आएगा 48.2%। ओके, ये यहां से हम लोग कैलकुलेट कर पाए अगर लेंथ एंड ब्रेथ का हमें रेशियो दिया हुआ तब, ठीक है। तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज या फिर वेटेड परसेंटेज चेंज इसी को बोलते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट आ जाते हैं परसेंटेज पॉइंट्स पर। ये लास्ट टॉपिक है और इतना इंपॉर्टेंट पार्ट भी ये नहीं है। आप परसेंटेज पॉइंट्स होता क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि एक नंबर है मेरे पास x is 35% of z, y is 31% of z। x हमारा z का 35% है और y उसी z का 31% है। मुझे x एंड y में परसेंटेज पॉइंट्स का गैप बताना है, तो वो कुछ भी नहीं होगा, 35% और 31% का गैप होगा। तो हम लोग क्या पाएंगे? y is 4 percentage points less than that of x। percentage points
लेस देन दैट ऑफ x। y हमारा x से 4 परसेंटेज पॉइंट्स कम है, ये हम लोग यहाँ से बता पाएंगे। इसी को परसेंटेज पॉइंट्स बोलते हैं। बस यहाँ पर जो बेस है वो सेम होना चाहिए, दोनों x एज वेल एज y का जो बेस है वो z है, राइट, वो बेस सेम होना चाहिए, तो हम परसेंटेज पॉइंट्स के गैप्स में बात कर सकते हैं। ठीक, एक बेसिक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ले लिया है, डायरेक्टली आप आंसर कर पाएंगे। द मार्क्स ऑफ A in maths are 35 out of 50, whereas that of B are 37.5 out of 50. How many percentage points are marks of B more than that of A? पहले A का परसेंटेज आप कैलकुलेट कर लो। A का परसेंटेज आप बता दो, 35 out of 50 into 100 is 70%। A हमारा 50 का 70% है, B उसी 50 का कितना परसेंट है, सो 37.5 डिवाइड बाई 50 इंटू 100 कर दो इसको, तो B हमारा 50 का कितना परसेंट है, 75% है। ओके, अब आप बता दो 75% 70% से कितना परसेंटेज पॉइंट्स ज़्यादा है, तो 75 माइनस 70, 5 माइनस 70 इज इक्वल टू 5 परसेंटेज पॉइंट्स मोर, 5 परसेंटेज पॉइंट्स मोर। ऑलराइट, ठीक है। तो परसेंटेज पॉइंट्स डायरेक्टली तो आपसे नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कई बार उसको जब परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज बताना होता है तो एग्जामिनर परसेंटेज पॉइंट्स की हेल्प से आपको बता देता है। एक एग्जांपल मैं ऐसे दूंगा आपको यहाँ पर, जैसे मान लो वो कह देता है कि एक है ईयर 2004 से 2005 का चेंज, और एक है ईयर 2005 से 2006 का चेंज। ठीक, लेट्स से हम लोग डील कर रहे हैं प्राइस ऑफ राइस, प्राइस ऑफ राइस में हम लोग डील कर रहे हैं, ऑफ राइस। ठीक है, अब ये कहना चाह रहा है कि 2004 से 2005 में राइस के प्राइस में 10 परसेंटेज का इंक्रीज है। 2005 से 2006 में जो राइस का प्राइस है उसमें जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है वो प्रीवियस परसेंटेज इंक्रीज से 2 परसेंटेज पॉइंट्स ज्यादा है या 7 परसेंटेज पॉइंट्स कम है, कुछ ऐसा आपसे बोला जा सकता है। तो वहां पर आप वैसे ही परसेंटेज पॉइंट्स को यूज करेंगे। परसेंटेज पॉइंट्स इज नथिंग बट सिंपली अ गैप। ठीक है, तो वैसा आप उसको कर सकते हैं। ओके, I have tried to cover all topics of percentages in this 1 hour video. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना जो भी कैट के लिए या अदर एप्टीट्यूड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल एंड ऑल योर फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे अराउंड 1 आवर के वीडियो में। ओके गाइज, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।